हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अध्ययन स्टडी हब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अभी लेटेस्ट आपका जेई का एग्जाम हुआ है इलेक्ट्रिकल का 802 पोस्ट कोड का, उसके सॉल्यूशन पार्ट बाय पार्ट। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 101 क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120 क्वेश्चन नंबर 120 तक हम सारे सॉल्यूशंस जो है, सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। उसने पूछा है वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, कौन कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए और करंट की रेंज कितनी होती है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या चीज है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली क्या होता है आपका कि जैसे आपके पास में मान लो दो मेटल पीस है इस तरह से। ठीक है, आपको इन दो मेटल पीसेस को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इस तरह से आपकी कोई एक मशीन होती है जिसके ऊपर इस तरह से आपके एक करंट ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये दो ज्वाइंट होते हैं जिनमें आपको ज्वाइन करना होता है। एक आपके इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह से होता है, राइट। क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से करंट पास किया जाता है। ठीक है, करंट पास किया जाता है और इसको हाई करंट प्रोड्यूस किया जाता है। हाई करंट से क्या होता है कि आपके हीट लॉस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉस आपका प्रोड्यूस होता है और हीट लॉस की वजह से क्या होता है यहाँ पे, ये जो मेटल्स हैं आपकी ये क्या होती है, मेल्ट डाउन हो जाती हैं और इनके पिघलने की वजह से ये क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, फिर इनको कूल डाउन किया जाता है, मतलब मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं, फिर इसको कूल डाउन करते हैं और इनके बीच में ज्वाइंट जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए हमारे को हाई वैल्यू ऑफ करंट की नीड होती है। और ये जो सप्लाई होती है, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमारे को पता चल गई कि हमारे को हाई वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत है अगर हमारे को हाई हीट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, हाई करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ट्रांसफॉर्मर में आप लोग सब लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि जो पावर होती है आपकी सेकेंडरी साइड की और पावर होती है प्राइमरी साइड की। ठीक है, प्राइमरी साइड की पावर एंड सेकेंडरी साइड की पावर ये दोनों क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी वजह से जब हम यहाँ पे वोल्टेज हमारा अगर हाई होता है तो पावर को सेम करने के लिए करंट आपका क्या होता है, लो। इस केस में यहाँ पे अगर आपको करंट को हाई करना है, करंट को बहुत ज्यादा हाई करना है, तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि आपकी किसी भी टाइप की वेल्डिंग जब आप करते हो तो आपको वोल्टेज जो है वो बहुत कम चाहिए होता है इन ऑर्डर टू मेक करंट हायर। सो इस केस में जो आपको रेंज दी जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो रहती है आपकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है लो, दैट इज 2 to 12 वोल्ट्स की वोल्टेज। और करंट रहता है आपका 50 एम्पियर से लेके सेवरल 100 एम्पियर तक। ठीक है, तो करंट की रेंज इतनी ज्यादा रहती है और आपकी ये जो है आपका वोल्टेज की रेंज जो है वो कम रहती है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूछा गया इल्यूमिनेशन ड्यू टू मून। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इल्यूमिनेशन के बारे में, इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक तो आपको इल्यूमिनेशन का यूनिट देके रखा है दैट इज लूमन पर मीटर स्क्वायर, एक इसका यूनिट होता है आपका लक्स। ठीक है, जब आपकी मून लाइट के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो इसमें आपको बेसिकली सुपर मून की लाइट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और सुपर मून की ये लाइट जो है इसकी वैल्यू स्टैटिक वैल्यू है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एंड दैट इज योर 0.3 लूमेंस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो थी ये तो ऑलरेडी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 ढंग से पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया है लीक ट्रांसफॉर्मर इन अ सोडियम वेपर लैंप इज इनिशियली प्रोवाइड्स। सबसे पहले अगर आपको लीक ट्रांसफॉर्मर का पता चल जाएगा कि लीक ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो क्या करता है। ठीक है, देखो लीक ट्रांसफॉर्मर की जब भी आपसे बात की जाएगी आप हमेशा याद रखना ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चोक है। ठीक है, दिस लीक ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट अ चोक। तो चोक क्या करती है, आपको चोक क्या करती है, स्टार्टिंग में आपको एक हाई वोल्टेज देती है ताकि एक आपका हाई सिलेक्टिव पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो जाए, सेटअप हो जाए। सेम काम आपकी जैसे हमने हमारे घर में पुरानी ट्यूब्स होती थी ना जो चोक वाली होती थी, स्टार्टर्स लगे होते थे, उनमें भी आपके चोक का वही काम रहता था कि वो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते थे ताकि आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो आपका
सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए ताकि आपकी लाइट जो है वो जल जाए, राइट। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहाँ पे ये भी करेगा कि आपका जो लीक ट्रांसफॉर्मर है वो सोडियम वेपर लैंप के लिए इनिशियली क्या करेगा, आपको हाई वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पूछा गया है कि 500 वॉट का कोई लैंप है हैविंग एन MSCP रेटिंग्स, राइट। MSCP रेटिंग्स देखो पहले, MSCP का मतलब क्या होता है, इट इज मीन स्फेरिकल, इट इज मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, MSCP का मतलब होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये देके रखिए आपको 800, और बोला गया है कि सस्पेंड करिए 2 मीटर अबव, ठीक है, और द वर्किंग स्पेस। आगे आपको वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन पूछी गई है कि लैंप की वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगी, ठीक है। बेसिकली देखो, इल्यूमिनेशन जो होती है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हम लोग कैसे लेते हैं, देखो एरिया हम लोग इसमें लेते हैं स्फेयर का एरिया, ठीक है, क्योंकि आपका एंगल कैसा बनता है, आपका रेक्टेंगुलर एंगल बनता है ना। एक जगह आपका बल्ब लगा है तो आपका वो सर्कुलर में आपका जो करंट फ्लो होगा, दैट्स व्हाई सर्कुलर में आपका जो होगी वो इल्यूमिनेशन होगी 360 डिग्री में। इसलिए हम लोग एरिया जो लेते हैं वो सर्कल का लेते हैं, और एरिया सर्कल का क्या होता है आपका 4πr²। और आर की वैल्यू क्या है, ये जो आपको यहाँ पे सस्पेंडेड देके रखा हुआ है, सस्पेंडेड 2 मीटर अब, देयरफॉर यहाँ पे आर की वैल्यू है 2, ठीक है। फ्लक्स क्या करते हैं, अब फ्लक्स ऑब्वियस ही बात है कि हम MSCP से निकालेंगे। MSCP की वैल्यू क्या होती है, MSCP जो होता है आपका वो आपका इक्वल होता है फ्लक्स अपॉन, फ्लक्स को डिनोट करते हैं F से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे, फ्लक्स अपॉन 4π, ठीक है। MSCP की वैल्यू आपको देके रखी हुई है 800, तो फ्लक्स की वैल्यू F की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 800 इंटू 4π। लेट्स सी इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 800 मल्टीप्लाइड विद 4π विच इज आपका फ्लक्स, एंड मल्टी डिवाइडेड बाय एरिया विच इज 4π इंटू 2 का स्क्वायर, 4π से 4π कट जाएगा, और ये अल्टीमेटली आपका कितना बन जाएगा 200 लक्स, राइट। सो आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मशीन द मशीन हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड। ऑब्वियसली जो आपकी कंटिन्यूअसली पंच कर रही है मशीन, वही आपकी क्या होगी, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग लोड की होगी, ठीक है। ऑल्दो सब मशीन्स का फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, बट पंचिंग मशीन जो है उसका इन सभी मशीन्स के कंपैरिजन में क्या है, हैवी फ्लक्चुएटिंग लोड, कंटिन्यूअसली पंच कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, एलसीडी की पावर कंजप्शन, उसके रेंज और आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। सो ये आपको दी जाती है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻�6 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज दी जाती है आपको 25 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज की रेंज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि आपकी एलईडी जो है वो इन मटेरियल्स को मिला के बनाई गई है, ठीक है। इस मटेरियल को पढ़ा जाता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है इसमें आपका जो कलर बनता है एलईडी का वो आपका बेसिकली रेड कलर बनता है, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, let's move on to the next question. It is also static question. Let's see what is CVT. CVT is nothing, it is pronounced as constant voltage transformer, sorry, capacitive voltage transformer. It is capacitive voltage ट्रांसफॉर्मर। जनरली इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो मोर देन 60% रहती है, ठीक है। ये जो होते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं इनको, ठीक है। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग सबस्टेशंस में, ठीक है। सबस्टेशंस में एक इसका भाई होता है, ठीक है, एक इसका भाई भी होता है कब सीवीटी का, उसका नाम होता है, आप सब लोगों ने सुन के रखा होगा, दिस इज वेव ट्रैप, ठीक है। एक आपने नाम ये सुन के रखा होगा ना, वेव ट्रैप और सीवीटी का कॉमन कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बाइन करके हम लोग फिर इनको कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं,
ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है आपकी पावर फ्रीक्वेंसीज और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, पावर फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, जैसे हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में पावर, जो हमारे अप्लायंसेस वगैरह हम लोग चलाते हैं, दैट इज 50 हर्ट्ज। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसपे हम लोग बात करते हैं, विच इज मोर देन हर्ट्ज, है ना, ये आपकी किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज रेंज की होती है। ठीक है, कभी कभी गीगा हर्ट्ज की रेंज की भी जा सकती है, बट ये आपकी क्या है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी CF, दिस इज योर पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। Okay, now moving to the question number 112, it is very interesting question। देखो, एम्पलीफायर की जब हम लोग बात करते हैं, ओपैम्प की बात करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, सो क्या होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, इसका सिंबल डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, राइट। दो इनपुट्स इसमें होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, एक को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और इस तरह से एक आउटपुट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी V आउट होती है, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, और यहाँ पे आपकी ये क्या होती है, इनपुट। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें क्या करें कि अगर हम सिर्फ इसमें नेगेटिव पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव को हम लोग ग्राउंड कर दें, नेगेटिव पे हम लोग कोई इनपुट दे दें इस तरह से सोर्स लगा के, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है बेसिकली वो आपकी एक तो नेगेटिव आती है, और दूसरी चीज को बोला जाता है इन्वर्टिंग। ठीक है, इन्वर्टिंग टाइप ओपैम्प। अगर क्या हो, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, अगर हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अर्थ कर दिया गया है, और आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें सप्लाई दे दी गई है, राइट, और यहाँ पे आपकी आउटपुट वोल्टेज पूछी गई है, तो ये पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज आती है, और ये बोला जाता है आपका नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प। ठीक है, एक डिफरेंशिएटिंग ओपैम्प भी होता है। डिफरेंशिएटिंग ओपैम्प में क्या करते हैं, हम लोग दोनों को इनपुट दे देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, यहां पे भी इनपुट दे देंगे, और यहां पे भी हम लोग इनपुट दे देंगे। ठीक है, और वी आउट आपका कैसा मिल जाएगा, वी आउट आपको मिल जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं VD, और VD जनरली आपका होता है V2 माइनस V1, एज V1 इज योर पॉजिटिव एंड V2 इज योर पॉजिटिव एंड V1 इज नेगेटिव, देयरफॉर इन दोनों का डिफरेंस आपका कुछ इस तरह से आता है। इसको बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग ओपैम्प। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टिंग ओपैम्प का पूछा गया है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग इनपुट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग R1 बोलते हैं, और एक आपका इस तरह से आपका आउटपुट में कनेक्ट होता है रेजिस्टर। ठीक है, इस तरह से इसको R2 बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जब हम विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये कुछ आपका जो गेन होता है वो आपका इस तरह से आता है। ठीक है, इसके लिए डेरिवेशन है प्रॉपर एक कैलकुलेशंस की, बट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट गेन अगर आपको पता हो तो आप लोग इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो ओपैम्प के लिए आपका -R2/R1, दैट इज ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग आती है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे पूछा गया स्क्वायर वेव जनरेटर। तो जनरली याद रखिए कि मल्टी वाइब्रेटर्स जो है इनको स्क्वायर वेव जनरेटर बोला जाता है। मल्टी वाइब्रेटर्स जो है उनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक होता है आपका बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और एक होता है आपका मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, ये ऑसिलेटर्स है, राइट। क्या ऑसिलेटर्स जो होते हैं, ऑसिलेटर्स को हम लोग, इनकी एक डेफिनेशन दी जाती है कि जब ये पॉजिटिव आपके किसी ट्रांजिस्टर में है, ठीक है, इनको बोला जाता है ट्रांजिस्टर्स विथ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ट्रांजिस्टर विद पॉजिटिव फीडबैक आपके ऑसिलेटर्स होते हैं, और बेसिकली जो ये जनरेट करते हैं वो आपकी कुछ सॉटूथ वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, ऑल्दो बाद में हम लोग मैनिपुलेशन करके इनकी वेव्स को चेंज कर लेते हैं, बट लिटरली दिस आर ऐसे जनरली ये यूज होते हैं आपके सॉटूथ वेव जनरेशन के लिए। ठीक है, ऑसिलेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स, पॉजिटिव फीडबैक ट्रांजिस्टर्स होते हैं ऑसिलेटर्स। नेगेटिव फीडबैक हो अगर आपके, तो उनको हम लोग एम्पलीफायर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पहले 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 110। सी
यहाँ पे पूछा गया है वोल्टेज मल्टीप्लायर इज अ सर्किट। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब मल्टीप्लायर की बात पूछी है तो ये वोल्टेज जो है ये क्या करता होगा, ये सर्किट क्या करता होगा, मल्टीप्लाई ही करता होगा किसी चीज को, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली आप ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर जो होता है वो स्टेजेस में काम करता है। ठीक है, उसकी जो सिंगल स्टेज होती है, सिंगल स्टेज अगर मैं वोल्टेज मल्टीप्लायर लगाऊं तो वो मल्टीप्लाइड विद टू आपको करके आउटपुट में देता है, और इसकी जनरली आउटपुट वी आउटपुट होती है आपकी 2 इंटू एन इंटू वी इन। ठीक है, और ये एन जो है ये है नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके, ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके क्या होता है, जैसे देखो एन की वैल्यू अगर 1 है तो आपकी वीन जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी आउटपुट में। अगर एन की वैल्यू 2 है तो ये 4 टाइम्स इनपुट दे देगा। ठीक है, अगर एन की वैल्यू आपकी किसी भी तरह से, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1/5 है तो आपकी ये तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या देता है। ठीक है, ये इस तरह से आपको आउटपुट्स देता रहता है। जो आपका ये मल्टीप्लायर्स होते हैं, याद रखिए, ये डबलर सर्किट भी बोलते हैं कई बार, इनको डबलर बोलते हैं, फिर ट्रिप्लेक्स या ट्रिपलर सर्किट भी बोलते हैं, फिर क्वाडरप्लेक्स। ठीक है, ये सर्किट भी बोलते हैं। तो डबलर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है इनपुट को, ट्रिप्लेक्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, और क्वाडरप्लेक्स जो है वो आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, सो मल्टीप्लायर सर्किट एक ऐसा मल्टीप्लायर है जो आपकी पीक इनपुट वोल्टेज को रेज कर देता है बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होता है ये, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो गया आपका रेजोनेंस का भी। ठीक है, यहाँ बोला एक टैंक सर्किट है आपका, उसकी कैपेसिटेंस देखी रखी है 100 पिको फैराड की, और एक इंडक्टर देखिए रखा है आपका जिसकी 150 माइक्रो हेनरी की रेजिस्टेंस है, और एक इंडक्टर है उसी की इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है आपकी 5 ओम की। आपको इंपेडेंस कैलकुलेट करना है रेजोनेंस पे। तो देखो, सबसे पहले टैंक सर्किट बनाते हैं। लेट्स सी दिस इज द टैंक सर्किट विच इज वन कैपेसिटर राइट हियर, एंड एक इंडक्टर है हमारे पास में यहाँ पे, और इस इंडक्टर की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास में। तो प्रैक्टिकली आपको इस सर्किट जो है कुछ इस तरह से देके रखा हुआ है। ठीक है, दिस कैपेसिटर हैविंग द वैल्यू ऑफ 100 पिको फैराड। पिको फैराड का मतलब क्या है, 100 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, पीको मतलब 10⁻⁻12। अगर नैनो बोल दूं मैं तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना है आपने किसी चीज को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका माइक्रो। दिस इज 150 माइक्रो हेनरी इंडक्टर हियर। तो 150 माइक्रो हेनरी का मतलब होता है 150 इंटू 10⁻6 हेनरी। मिली की बात करें तो 10⁻⁻3 कर देते हैं, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 5 ओम्स का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोग आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, दैट इज एफ आर इक्वल्स टू 1/2π√LC। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल के इनकी वैल्यू एक्स की, इसकी एक्स ही निकाल सकते हो, इसका एक्सएल कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों को इक्वल पुट करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बट सी, इसका एक बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि ऐसी कंडीशन हो अगर आपके पास में, तो हमेशा आप ध्यान रखो, अगर ऐसी कंडीशन आपके पास में हो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको जो इम्पिडेंस के बारे में पूछ रहा है बंदा, उस इम्पिडेंस को बोला जाता है डायनामिक इम्पिडेंस। ZD से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ZD क्या होता है आपका, वेट अ सेकेंड, ZD होता है आपका डायनामिक इम्पिडेंस। ठीक है, ZD का फॉर्मूला आपका रहता है, इट इज ZD, इसका फॉर्मूला रहता है आपका L डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को पुट कर दोगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाता। अगर मैं फॉर्मूला इसको लगाऊं, ठीक है, तो ZD आ जाएगा आपका, L क्या है 150 माइक्रो हेनरी, तो 150 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁻12
इंटू 5। ठीक है, यहां से अगर आप काटोगे तो यहां से ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻6। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, और ये बन जाएगा आपका 0.3 इंटू 10⁻6 विच कम्स आउट टू बी योर 300 किलो ओम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है ये 300 किलो ओम, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिस्टर कॉलपिट ऑसिलेटर आपको पूछा गया। ठीक है, देखो कॉलपिट ऑसिलेटर जो होता है उसमें हमेशा एक टैंक सर्किट होता है, ठीक है, आउटपुट में उसके एक टैंक सर्किट होता है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बेसिकली जब हमारे को पूछते हैं तो हम लोग उस टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। टैंक सर्किट में क्या होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसका जो टैंक सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें दो सीरीज कैपेसिटर लगे होते हैं, C1 एंड C2, और एक L लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इनको प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सीरीज में अगर कैपेसिटर्स को प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको आप 1/C इक्विवेलेंट बोल सकते हो, या C टोटल बोल सकते हो, या फिर C इफेक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर आपको देके रखे हैं 30 पिको फैराड और 60 पिको फैराड के। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा कैसा, 1/30 प्लस 1/60। ठीक है, ये बन के आपके पास में आ जाएंगे 20 पिको फैराड। ठीक है, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई इंटू रूट एल इंटू सी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सब कुछ आप पुट करोगे 1/2 पाई इंटू एल क्या है आपका, दिए के रखा 10 माइक्रो हेनरी, दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻12। दिस विल कम्स आउट टू बी योर 11.25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 11.25 मेगाहर्ट्ज के लिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पूछा गया आपका कि इनपुट इंपेडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इज 2 किलो ओम एंड वोल्टेज गेन is 1000 if the negative feedback m equals to 0.05 is employed, then what will be the value of input impedance in the overall circuit। बेसिकली देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा गया है जिसमें आपको कोई फीडबैक सर्किट दे ना, इसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका फीडबैक सर्किट कैसा होता है, कंट्रोल लूप सर्किट होता है ना, यहाँ पे कोई समर होता है, यहाँ पे एक आपका फॉरवर्ड पाथ होता है जिसका कुछ वोल्टेज गेन होता है AV, फॉरवर्ड पाथ का गेन, और यहाँ से आपकी क्या हो रही थी, आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, फिर आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक कर देते हैं इनपुट में विद सम इनपुट फीडबैक का गेन। ठीक है, दैट इज बीटा। ओके, एंड हियर इसको यहाँ को डाल देते हैं। बेसिकली जनरली जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ये आपकी V इन है और यहाँ पे आपकी VD होती है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की वोल्टेज, मतलब इसका और माइनस ये। ठीक है, इसको एरर सिग्नल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको एरर सिग्नल भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बीटा की जगह इन्होंने हमारे को बीटा के लिए डिनोट करके रखा है M से, तो हम लोग बीटा को जो फीडबैक का नेगेटिव फीडबैक जो है B की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे M। ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, आपको जो AV है ये इसकी वैल्यू देके रखी है आपको, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, कलर चेंज करके थोड़ा बढ़िया से दिख जाएगा है। AV की वैल्यू देके रखी है 1000, बीटा की वैल्यू देके रखी है आपको, सॉरी M की वैल्यू देके रखी है आपको 0.005। ठीक है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ पे आपको सिग्नल दे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर
अगर जो इनपुट इम्पीडेंस है एक एम्पलीफायर की वो 2 किलो ओम की इनपुट इम्पीडेंस है और वोल्टेज गेन जो है वो आपका 1000 है। बेसिकली क्या बोला इसने कि ये मेरा फॉरवर्ड पाथ जो होता है ये एक एम्पलीफायर है, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो है 2 किलो ओम्स की, ठीक है। और ओवरऑल गेन बोल दिया इसने क्या है इसका 1000 है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि इफ द नेगेटिव फीडबैक इज दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस। तो इसने बोला कि अगर आपकी नेगेटिव फीडबैक कुछ इस तरह की है तो आपको ओवरऑल इम्पीडेंस बतानी है, इनपुट मतलब ये आपकी जेड ओवरऑल है। तो जेड ओवरऑल आप कैसे पता कर सकते हो, आप यहाँ की इनपुट, आपको यहाँ की इम्पीडेंस और यहाँ की इम्पीडेंस अगर पता चल जाए तो आप जेड ओवरऑल जो है वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो कुछ कंडीशंस देखो, अगर हम यहाँ पे जेड इन की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, जेड इन की वैल्यू देखें तो जेड इन क्या है आपका, जेड इन होगा आपका वी इनपुट डिवाइडेड बाय वी आउट, सॉरी वी इन बाय आई इन, और जेड आउट बोलूं मैं, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बोलूं, आउटपुट इम्पीडेंस बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आउटपुट का वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट का करंट, ठीक है, आउटपुट का वोल्टेज बाय आउटपुट का करंट, ठीक है। जेड ओवरऑल ही आपका क्या है, जेड इन है बेसिकली, ठीक है, जेड ओवरऑल ही आपका क्या है, जेड इन है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जेड आउट डिवाइडेड बाय जेड इन इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज वी आउट बाय आई आउट डिवाइडेड बाय वी इन बाय आई इन, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी कंडीशन होती है एम्पलीफाई करने के लिए, कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या बोलती है आपकी, वो बोलती है कि अगर आप मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवाना चाहते हो तो आपका जो इनपुट करंट है वो आपका इक्वल्स टू आउटपुट करंट होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगा लें तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। बेसिकली आपका क्या आ गया यहाँ पे, जेड आउट बाय जेड इन, ये बन गया आपका वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वी आउट बाय वी इन जो है आपको वो देके रखा हुआ है कितना, 1000, ठीक है। वी आउट बाय वी इन कितना देके रखा हुआ है आपको, 1000। दिस इज फॉरवर्ड पाथ गेन, ये और ये, ठीक है, ये फॉरवर्ड पाथ का गेन देके रखा है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ देखो जेड आउट को क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड आउट लिख सकता हूँ मैं 1000 इंटू जेड इनपुट कितनी है 2 किलो ओम है, तो जेड आउट कितना हो गया, जेड आउट आपका हो गया 2 किलो ओम इंटू, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप कितना, 2000 किलो ओम्स, राइट, 2000 किलो ओम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फीडबैक आउटपुट देखो, ठीक है। अब ये आउटपुट जो है, ये V आउटपुट जो है, आउटपुट का वोल्टेज है, Z आउटपुट जो, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से, अब देखो हम इसका रिजेम्बलेंस ले रहे हैं कि V आउटपुट इक्वल टू Z आउटपुट कर दिया है और V इन इक्वल टू Z इन कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आउटपुट आई मेरे 2000 किलो ओम, इसको मैं फीडबैक कर दूंगा यहाँ से और देखूंगा कि यहाँ पे कितनी इनपुट आई। तो क्या करेंगे, फीडबैक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 किलो ओम को हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस, इम्पिडेंस वुड बी फीडबैक इनपुट इम्पिडेंस, दैट इज ZF बोल सकते हैं इसको, जो कि ZF यहां से चलेगी, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, आउटपुट इम्पिडेंस मल्टीप्लाइड विद फीडबैक का गेन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये बन जाएगा हमारा 10 किलो ओम्स के बाद, ठीक है। 10 किलो ओम्स बन जाएगा तो हमने क्या देखा यहाँ पे आ गया आपका 10 किलो ओम, ठीक है। 10 किलो ओम ये है, 2 किलो ओम ये है, तो यहाँ पे टोटल कितना है आपका 12 किलो ओम्स, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल कितना है जेड इन, ये टोटल प्लस कर दोगे और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 किलो ओम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, दैट इज 12 किलो ओम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो, इतना भी बड़ा नहीं है ये, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसको लंबा खींचा, होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 106 को,
बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से दिया गया है, बस हमारे को फीडबैक सर्किट है, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, बोला सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है इस तरह से कुछ, जिसका गेन है ऐसे 600 देके रखा हुआ वी आउट। ठीक है, मतलब वोल्टेज गेन है इसका 600, और अगर आपका ये फीडबैक के साथ में कनेक्ट हो जाए ऐसे, वी इन हो जाए और ये वी आउट हो जाए, तो इसका गेन जो है वो 50 आता है, ए एफ। अब देखो बेसिकली क्या है, यहां आप ध्यान से देखो, जो आपका ये है फर्स्ट सर्किट है, एक सेकंड, मेरे को कलर चेंज करने दो। इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन, इसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन। जो ओपन लूप गेन है ए वी, वो क्या है आपका वी आउट बाय वी इन और 600 बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो फीडबैक के साथ में आपका गेन होता है वो है आपका ए वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए वी इंटू एम वी या एम, और ये आपको दिया गया है 50। ठीक है, यहां से आप एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, ए वी इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 600 इंटू एम इक्वल्स 50, और यहां से आ जाएगा आपका ये 600 डिवाइड बाय 50 माइनस का 1 ओवर 600 इक्वल्स टू एम, और ये आ जाएगा आपका कंप्लीटली इक्वल्स टू 0.0183। ठीक है, अब इसकी अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 0.0183 मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे आप इसको, 100 के साथ, और ये आ जाएगा आपका कितना 1.83%। ठीक है, तो ये परसेंटेज आउटपुट हो गई आपकी, जो आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, दिस इज सी। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105, इट इज वेरी इजी। ये क्लास ए एम्पलीफायर है। ठीक है, देखो जब क्लास ए एम्पलीफायर को हम लोग ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के साथ यूज करते हैं तो ये अपना बेस्ट देता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के साथ जब हम क्लास ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो अपना बेस्ट देता है, उस टाइम पे इसकी एफिशिएंसी रहती है 50%, क्लोजली इक्वल्स टू 50%, और जब हम इसको आरसी कपलिंग के साथ यूज करते हैं तो इसकी रहती है 25% क्लोज। ठीक है, एफिशिएंसी। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम आपकी 50% जा सकती है, और फिर नॉर्मल जब वर्क करेगा आपका तो क्या है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका, कि क्लास एम्पलीफायर का मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी इसकी क्या होती है 50%, और एक्चुअल एफिशिएंसी इसकी क्या होती है, ऑलवेज लेस देन 50%, विच इज जनरली 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो क्या होती है, बोला पूछा है यहाँ पे कि टर्न्स रेशियो ऑफ द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर टू मैच 8 ओम स्पीकर टू एन एम्पलीफायर हैविंग एन इफेक्टिव लोड ऑफ 1.8 किलो ओम। आपको टर्न्स रेशियो के बारे में पूछा गया है। देखो टर्न्स रेशियो है आपकी N1 बाय N2 इक्वल्स टू E1 बाय E2 इक्वल्स टू I2 बाय I1, ठीक है, इक्वल्स टू R1 बाय R2 होल स्क्वायर। ठीक है, R1 बाय R2 होल स्क्वायर के साथ अगर आप N1 बाय N2 को कंपेयर कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से कि R1 बाय R2, ओके फिर मैं इसको क्लीन करने थोड़ा, ये बन जाएगा आपका इस तरह से, दैट इज योर R1 बाय R2 इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाय N2 रूट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.8 आउटपुट हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज साइड, इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, जब इसका आप रूट करोगे तो ये आपका कितना आएगा 15 के इक्वल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। वोल्टेज गेन आपको देके रखा हुआ है, पावर गेन आपको देके रखा है, बस आपको डेसिबल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सी इसका फॉर्मूला ये है, वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स, ये इसका फॉर्मूला होता है आपका 20 log 10
इनटू जो आपका गिवन वोल्टेज गेन होता है। तो अगर आप पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 20 log of 10 into 40 which is equals to आपको हो जाएगा ये 32.041 dB। अगर आप पावर गेन की बात करोगे तो पावर गेन जो डेसिबल में होता है वो होता है आपका 10 log 10 इंटू जो भी आपको यहाँ पे पावर गेन जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, एक सेकेंड, एपी। ठीक है, तो इसकी क्या बन जाएगी वैल्यू 10 log 10 इंटू पावर गेन आपको दिया है 317। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये मिल जाएगा आपका 25.01 डेसिबल। ठीक है, तो ये देखो आप ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात की, ड्यूरिंग रीजनरेशन की बात की। देखो रीजनरेशन जो होता है बेसिकली वो आपका जनरेटिंग एक्शन होता है, जनरेटिंग एक्शन होता है। ठीक है, जब आपकी रोटर की स्पीड एनआर जो होती है वो लेस देन एनएस सिंक्रोनस स्पीड होती है तो आपकी इंडक्शन मशीन जो होती है वो आपकी मोटरिंग मोड में होती है। ठीक है, मोटरिंग मोड में होती है। अगर आपकी एनआर इक्वल्स टू एनएस हो जाए तो क्या होता है यहाँ पे, नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपकी एनआर ग्रेटर देन एनएस हो जाए, सॉरी एनएस हो जाए, तो ये आपका होता है जनरेटिंग मोड। ठीक है, तो रोटर की स्पीड आपकी ग्रेटर चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, जब आपकी रीजनरेशन करनी होती है तो हमारे को क्या चाहिए, ग्रेटर स्पीड चाहिए, आपके सिंक्रोनस स्पीड चाहिए। ठीक है, इजी। आगे देखिए, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का क्या है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो होते हैं इनकी जो आउटपुट होती है उसमें ना वोल्टेज वेरी कर जाती है। ठीक है, वोल्टेज जो होती है वो वेरिएबल होती है इसमें। ठीक है, तो और दूसरी चीज होती है कि पावर एफिशिएंसी जो होती है वो भी बहुत कम होती है जब हम इसको डीसी इंडक्शन मशीन के साथ में इसको इनपुट देते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग ये चीज कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज वेरिएबल हो, ठीक है, वोल्टेज वेरिएबल हो या आपकी फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन ज्यादा है या आपकी पावर में कुछ कम ज्यादा हो जाए तो आपकी मोटर के जो होते हैं वो लॉसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जब हम फेज कंट्रोल ड्राइव्स यूज करते हैं आपकी इंडक्शन मशीन के लिए तो उनकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, परफॉर्मेंस होती है इंडक्शन मशीन की, वो कुछ अच्छी नहीं आती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जो छोटी पावर वाली मशीन होंगी सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग यूज करेंगे। अगर ज्यादा पावर वाली मशीन के लिए इसको यूज कर लिया तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसलिए जो ये चीजें हैं, जो आपकी फेज कंट्रोल ड्राइव्स हैं, इनको हम लोग सिर्फ लो हॉर्स पावर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल, दिस इज इट। आपके आज के 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है वो और डीप से जानना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ ऊपर ऊपर सबको कॉन्सेप्ट दे पाया। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे, हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।